बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों में ऑपोजिशन स्पेसिफिक इक़दामात पर नैब के कॉन्डक्ट और फैसला साजी पर संगीन सवालात उठा रही है। कानून के माहिरीन अब नैब की गैर जानिबदारी मानने को तैयार नहीं है। ऑपोजिशन जमातें ना सिर्फ चेयरमैन बल्कि पूरे के पूरे नैब का खात्मा चाहती हैं। मगर कहीं कोई है जो मौजूदा हालात में भी नैब के यकतरफा एहतसाब का शदीद मोतरफ है। कोई तो है जिसे चेयरमैन नैब इतने पसंद हैं कि वो उन्हें उनकी एक और रिटायरमेंट के बाद भी घर जाकर आराम करने देना नहीं चाहते। जाने की बातें जाने भी दो, ये वो वाला मामला है। नाजरीन, एक बार फिर ये मामला दरपेश हुआ है। हुकूमत वक्त नैब कवानीन में बहुत सी तरमीम के साथ साथ एक बुनियादी तरमीम ये भी ऐड करना चाहती है कि चेयरमैन नैब का जो ओहदा अब तक नाकाबिल तौसी है उसे नजरिया जरूरत के तहत काबिल तौसी बनाया जा सके। इमरान खान सरकार चाहती है कि नागुज़ीर लोगों को अहम ओहदों पर एक्सटेंशन देकर मुल्क कौम की खिदमत का मजीद मौका फराहम किया जाए। वो जिनका कोई मुतबादिल नहीं, उन ओहदेदारों की तब्दीली का रिस्क हुकूमत वक्त लेने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले, ऑपोजिशन की दुहाइयां और मीडियाई मुबस्सरों के तमाम तर तनकीदी तज्जियों के बावजूद नैब अपने काम में पूरी दिलजमी के साथ मसरूफ नजर आ रही है। खबरों की माने तो पता चला है कि हुकूमत को कभी कभार आंखें दिखाने वाले हुकूमती इत्तेहाद के चौधरियों के बैंक अकाउंट्स की भी छानबीन हो रही है। दावा किया जा रहा है कि चौधरी शुजात हुसैन के जो असासे 1985 में सिर्फ 21 लाख के थे, वो आज 51 करोड़ से तजावुज कर गए हैं। नैब की इस हालिया बाजपुर्स पर सियासत के चौधरी बरादरान बुरा मना रहे हैं। कह रहे हैं कि सालों पहले के मुकदमात आज खोलना सियासी इंजीनियरिंग है। चौधरी बरादरान के इस इंतहाई मासूमाना शिकवे नुमा सवाल से कई सवाल जन्म ले रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि चौधरी साहब सियासी इंजीनियरिंग का इल्जाम किस पर लगा रहे हैं। उस सियासी इंजीनियरिंग का चीफ इंजीनियर कौन है? कौन है जो चौधरी बरादरान के सियासी फैसलों पर अपनी मर्जी चाहता है? सवाल उठ रहा है कि यह मुबैना सियासी इंजीनियरिंग चौधरियों को हुकूमती इत्तेहाद से अलग कराने के लिए है या फिर सारा जोर मुस्लिम लीग काफ को बजोर ताकत हुकूमती इत्तेहाद में परोए रखने के लिए लगाया जा रहा है। आपको खुशामदीद कहेंगे जी। सीधी बात बीनर सलीम के साथ में मोतबर पैनलिस्ट मेरे साथ आज मौजूद होंगे जी। शौकत बसरा साहब तर्जुमान पंजाब हुकूमत हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करेंगे, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। निसार चीमा साहब PMLN को रिप्रेजेंट करेंगे, इस्लामाबाद स्टूडियोज में सिटिंग MNA है, ऑपोजिशन बेंचेस से, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आजिज जामरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे, वन ऑफ द सीनियर मेंबर्स वंस अगेन फ्रॉम द ऑपोजिशन, हमारे साथ टेलीफोन लाइन के जरिए बने होंगे। तीनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आजिज जामरा साहब अगर हमारे साथ हैं तो मैं ऑब्वियसली ऑपोजिशन से आगाज करना चाहूंगी, क्योंकि हुकूमत और ऑपोजिशन इस वक्त नैब कवानीन को ठीक करने के लिए कोशा है। खबरों की अगेन माने नेशनल असेंबली का सेशन भी चल रहा है, तो हमें यह बताया गया है कि हुकूमत और ऑपोजिशन का के जो वफ्द हैं आपस में वो मिले हैं ताकि वो ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकें, निगोशिएशंस हो सकें, नैब के जो भी कवानीन उन्होंने मुरतब करने हैं। और इसके अंदर हमें पता चला है कि जो शाहिद खाका नवाज़ी साहब हैं वो उस मीटिंग का हिस्सा नहीं बने और उनका ख्याल है कि इस मीटिंग की और इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी तरफ यह है कि जी पंजाब भर की जो मार्केट्स हैं उसके अंदर एक दफ़ा फिर से जो है आज रात 12 बजे से अगस्त तक 5 अगस्त तक उनको बंद करने का ऐलान किया गया है। और ये दिस इज़ अ सेमी लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन मानसून की जो बारिशें चल रही हैं उस पर मैं अपने शो का आगाज़ करना चाहूँगी, क्योंकि वो डायरेक्टली अवाम का मसला है। वो डायरेक्टली वो मसला है कि ईद से पहले ही इस फेस्टिविटी के माहौल में भी एक कोरोना ज़्यादा अवाम, ऊपर से मानसून की बारिशों से डसी हुई जो अवाम है उनके लिए ज़िंदगी गुजारना बड़ा इस टाइम पर दोबर हो रहा है। अगर आपके पास कराची की फुटेजेस आ रही हैं, जो लोग कराची में रहते हैं वो उसको भुगत रहे हैं। हम लोग जो कि कराची में नहीं रहते, जो हम फुटेजेस देख रहे हैं, ढेर सारे सवालात उठाने पर जो है मजबूर हैं, खास तौर पर सिंध हुकूमत पर, खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर, जो पिछले 12 सालों से मोर देन ए डेकेड सिंध के अंदर जो है वो रूल कर रही है। आजिज जामरा साहब आप मेरे साथ हैं, आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। तो आजिज भाई, हुकूमत पर किसी किस्म पर, अच्छा मुझे मेरी आवाज बहुत ज्यादा रिपीट हो रही है, नहीं आ रही है। ओके, हुकूमत पर किसी किस्म की जिम्मेदारी डाले बगैर क्या कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई ऐसी चीज है जो कि आप खुद ओन भी करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ओन करेगी? 12 साल से आप इस सूबे पर हुकूमत कर रहे हैं। 12 सालों से आज भी जहां जितनी बारिश हो रही है उतनी हो रही है। जहां जहां आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले पानी खड़ा होता था, आज भी वहीं पर खड़ा है।
बड़ी बड़ी गाड़ियां 1300 सीसी गाड़ियां पानी के अंदर तैरती हुई नजर आ रही हैं, कौन जवाब देगा इसका? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें बिनिश, पहली बात तो ये है कि बारिश जो है वो सिर्फ कराची में नहीं हुई है, बारिश मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पड़ती है और लाहौर में भी बारिश पड़ी है। और इशू फर्क सिर्फ इतना है कि जब लाहौर में बारिश होती है तो उसके लिए खबरें ये आ जाती हैं कि मौसम खुशगवार हो गया और लोग अपनी फैमिलीज के साथ बाहर निकल पड़े और अवाम बड़े खुश हैं। हालांकि जब सोशल मीडिया पे उसी लाहौर के फुटेजेस देख रहे हैं तो वहां भी सूरत हाल ये है। कराची के अंदर जो बारिश हुई है वो कल सिर्फ 2 घंटे में 86 मिलीमीटर जो है वो बारिश पड़ी है। और तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर जो फुटेजेस आपकी मीडिया में चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर और बाकी ममालिक के अंदर जब बारिशें ज्यादा हो जाती हैं तो डेफिनेटली इंसानी जिंदगी मुतासर होती है। अब आते हैं कराची के हवाले से कि बारिश इतनी क्यों पड़ी जा रही है, इसमें सिंध गवर्नमेंट की कोताही है कि इतनी तादाद में बारिश क्यों पड़ी। सवाल यह है, यहाँ पर जब तनकीद होती है तो वो सिर्फ सूबाई हुकूमत के ऊपर तनकीद होती है और इस तरह बात होती है जैसे लोकल बॉडीज या लोकल निजाम गवर्नमेंट का कराची में ऐसा है ही नहीं और वहां पर मुअत्तल किया हुआ है और सारी जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट की है। देखें, यही मिसाल है कि अगर मिसाल के तौर पर सिंध में 4 मेयर काम करते हैं, बात आपको सिर्फ नजर आती है सिर्फ कराची के मेयर की। अगर बारिश पड़ जाए तो जनाब सिंध गवर्नमेंट जिम्मेदार है, अगर कोई कचरा नजर आए तो जी सिंध गवर्नमेंट जिम्मेदार है। तो भाईजान आप क्या कर रहे हैं? ये जो ओजेटी फंड आपको मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, कराची के तमाम यूनिट कमेटी को सालाना 60 लाख रुपए मिल रहे हैं सिंध गवर्नमेंट की जानिब से। केएमसी को जो 40 करोड़ के करीब जो एड मिलती है, पैसे मिलते हैं ओजेटी फंड के अलावा की मैं बात करता हूँ, तो वो पैसे कहाँ जाते हैं? ये सवाल जरा लोकल गवर्नमेंट या डीएमसी से भी बनता है कि नहीं बनता कि जब नालों की सफाई का मामला भी सिंध गवर्नमेंट के वो तनकीद का निशाना बनाएंगे तो बात कैसे होगी? और दूसरी बात कि अगर लाड़काना में बारिश पड़े और रोड पे पानी खड़ा हो जाए तो वहाँ के म्यूनिसिपल कमेटी पे तनकीद शुरू हो जाती है, म्यूनिसिपल कारपोरेशन पे, क्योंकि वहाँ का मेयर पीपल्स पार्टी का है। सक्खर में अगर इस तरह की कोई सूरत हाल आ जाए तो वहाँ भी मेयर पे तनकीद होती है कि जी मेयर नाअहल है, फलां गली में कचरा पड़ा है या फलां पानी खड़ा है। तो कराची के अंदर जब ये सूरत हाल होती है तो वहां पर मेयर का कोई जिक्र नहीं अच्छा, होता। आजिज भाई, आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहती थी, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। मैं प्लीज सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करना चाहती हूँ। आपकी बात को सुनकर मुझे लग रहा है कि आप कराची को ऑन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पीटीआई पर तनकीद करने से या मीडिया को बाइस कहने से या कुछ रिपोर्ट्स आने पर आप किसी के ऊपर बाइसनेस का टैग लगा दे, उससे तो मामला हल नहीं होगा। आप क्या समझते हैं कि आपका कोई लेना देना नहीं? आपसे सवाल पूछे ही ना कि अगर बारिश हो रही है नहीं हो रही, वसीम अख्तर साहब से बस सवाल पूछा, आपसे पूछा ही ना जाए कोई सवाल? मैंने ये तो बात ही नहीं की बीने। नहीं, पर आपकी बात से नहीं लग रहा है ना। आप ये कह रहे हैं कि उनसे पूछें, मेयर से पूछें जो उनको फंड्स मिलते हैं। तासुर तो यही आया कि आप ऑन नहीं कर रहे कराची को। नहीं, पहली बात तो आप मेरी बात समझी नहीं। अगर मैं आपको समझा नहीं सका तो उसकी मैं माजरत चाहता हूँ। मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि कराची में अगर बारिश पड़ती है तो सिंध गवर्नमेंट पे सवाल बेशक करें, क्योंकि 3 टीयर्स गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान में काम करती है, सूबाई गवर्नमेंट की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ज्यादातर वहां पे तनकीद होती है। मैं तो कह रहा हूँ लाहौर में जब बारिश पड़ती है तो वहां भी एक सूबाई गवर्नमेंट काम करती है और कारपोरेशन काम करती है। तो कराची के अंदर जो सवाल होता है वो बेशक 80% आप सूबाई गवर्नमेंट पे डालें, मगर 20% सवाल तो उन इदारों से डाल सकते हैं जिनके मेयर हैं, 20% सर जिनकी उनसे डीएमसी पूछते हैं, आप जो अपने 80% का जवाब दे देना। आप अपने 80% का जवाब दे दे, मैं आगे बढ़ जाती हूँ। आप बार बार लाहौर का जिक्र कर रहे हैं। मैं इस टाइम पर सर मैं लाहौर में बैठी हूँ, पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, कभी तेज कभी ज्यादा कभी कम, कुछ इलाकों में नहीं, कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ पर 1300 सीसी गाड़ियां तैर नहीं रही हैं सर, ये मैं आपको बता रही हूँ। आज भी फुल सर्वाइवल के साथ जो है मैं यहाँ पर पहुंची हूँ ऑफिस के अंदर शो करने के लिए। बुरे हालात जरूर हैं लेकिन ऐसे हालात नहीं है जिनको आप कराची के हालात के साथ नफी करेंगे। बीनिश एक बात सुने, कराची में अगर ज्यादा बारिश पड़ती है तो मैंने कहा कि सिंध गवर्नमेंट का कसूर है क्यों बारिश ज्यादा पड़ी। और दूसरी बात, कल ट्विटर पे सईद गनी और नासिर शाह साहब ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है और उन्होंने लाइव सोशल मीडिया पे रखा है कि फला रोड जो है वो पानी जब बारिश होती है वो रियायत होनी चाहिए कि बारिश हो रही है तो पानी जारी है खड़ा हो जाता है। उसके बाद पानी की निकासी हुई है, वहां पर बहुत सारे इलाकों के मिनिस्टर ने लाइव फुटेज रखे वहां पे। मगर गुलिस्तान जोहर में अब डीएमसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, केएमसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी अपनी जगह पे हैं। कराची को ऑन करती है पीपल्स पार्टी, इसलिए सबसे ज्यादा जो प्रोजेक्ट कराची में जो आपको ब्रिजेज नजर आती हैं, जो
डेवलपमेंट नजर आती है वो कराची के सी के ओन करते हैं। सियासत मेरे कहने का सियासत मकसद फिर ये भी है, हो रही है। ठीक है आजिज भाई, आपको पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, मेरे साथ बने रहिए। सियासत अभी भी हो रही है। अब शौकत बसरा साहब, इतनी सियासत हो रही है, अपने तय इस चीज के ऊपर सियासत हो रही है, क्या सिर्फ और सिर्फ कराची के अंदर, अगर से मैं पानी की बात करूं, मैं बाकी डेवलपमेंट सेक्टर की बात नहीं कर रही, कि बारिश का पानी है उसको निकालने में, उसका सीवरेज सिस्टम बेहतर करने में मेयर और सीएम से ही पूछा जाएगा, उसके अलावा कोई किसी से ना पूछे। अली जैदी साहब से हम नहीं पूछ सकते, असद उमर साहब कराची के रिहायशी हमसे नहीं पूछ सकते, हलीम आदिल शेख साहब से हम नहीं पूछ सकते, और किसी से ना पूछे, वसीम अख्तर साहब से हम ना पूछे, हम सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी से पूछे। विनेश, ये एक बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही कि हम सियासत ही कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे। यानी कि वो अवाम जो हमें मुंतखब करते हैं, जो वज़ीर आला बनाते हैं, वो कीड़े मकोड़ों की तरह वहाँ मर रहे हैं। और जिस तरह वो बारिश में, मेरे पास एक सीन है, मैं सिर्फ एक फिक्रा कह के देखें, आपको बदकिस्मती क्या है, 70 साल अगर आमरीत रही है या दोनों पार्टियों की हुकूमतें रही हैं बड़ी की, वहाँ पर हिकमत अमली नहीं है, मनसूबा बंदी नहीं है। अच्छा, रीज़न क्या है कि आपका सीवरेज निज़ाम ही नहीं है। भाई आपने सीवरेज सिस्टम बनाया नहीं, ऊपर आपने सड़क बना दी, अब जब बारिश होती है तो पानी निकलेगा कहाँ पे? सो पहली बात तो यह है कि कोई सिस्टम को डेवलप नहीं होने दिया गया 70 साल के अंदर। अब दूसरी बात पे आते हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदार कराची की ये जो तबाही है, इसकी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। अच्छा। दूसरे नंबर पे MQM है। अच्छा। दोनों जमातें गुज़श्ता, अभी आप 3 टेन्योर देख लें, तीनों टेन्योर में उनके पास मेन स्टेक होल्डर MQM रही। इस दफा कराची वालों ने तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया, मैं इस पर आता हूँ। लेकिन हमें बजाय इसके कि किसी को नीचा दिखाएं, मैं समझता हूँ MQM को और पीपल्स पार्टी को आवाम से माफी मांगनी चाहिए। मेरे पास एक यकीन माने भी फुटेज है, अगर मैं थोड़ा सा चला दे आपके कैमरामैन, तो मैं गुजारिश करूंगा कि इसको दिखाएं जो मेरे हाथ में है। यूं लग रहा है जैसे पता नहीं कहां पे, और विनेश आप जरा गौर से देखें, विनेश आप भी देखें इसको जरा, कि ये क्या है। यानी कि अगर यहाँ पर बिलावल साहब का घर होता, यहाँ MQM वालों का घर होता, यहाँ मेरा घर होता, तो आज इसी तरह लोग मर रहे होते, इसी तरह लोगों के घरों में पानी जा रहा होता। हमें बजाय इसके कि हमें जिम्मेदारी लेनी है, मैं सिर्फ दामड़ा साहब ये कहूँगा, मैं तनकीद नहीं कर रहा, हम सब लोगों को ये जिम्मेदारी लेनी है। ये अवाम अगर हम इनके लिए कुछ नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली मैं आपको बात बता दूं, कब तक आवाम चुप करके घरों में बैठी रहेगी? ना मैं महफूज रहूंगा, ना आप महफूज रहेंगे। अगर लोगों के बच्चे, बारिश वो जो रहमत है, अगर वो बारिश की वजह से बच्चे मरने शुरू हो जाएंगे, उनके घर तबाह बर्बाद होने शुरू हो जाएंगे, और हम फिर ये कहेंगे नहीं MQM की जिम्मेदारी थी, नहीं पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी थी। अल्लाह के बंदो, आप चीफ मिनिस्टर हैं सिंध में यार, आपकी हुकूमत है, वहां पर MQM वहां पर स्टेक होल्डर है मेन। अब आ जाते हैं तहरीक इंसाफ पे, हम वफाक में हुकूमत में हैं, और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है। बिनेश, 2 साल हुए हमको आने। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का है वो तमाम का तमाम सूबाई सब्जेक्ट है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कराची पैकेज का ऐलान किया है। कराची शहर नहीं है, कराची हमारी जान है, हमारी शाहरग है, हमारा मनी हमारा हब है, वो मौशी हब है। आप ये देखें कि 3 करोड़ का शहर है, वो इतने मुल्क नहीं होते जितना हमारा वो शहर है। उसके लिए बजाय इसके कि हम लोगों ने कोई काम किया होता, वहां पे आज इस तरह लोग बारिश की वजह से मर रहे नहीं होते। अब तहरीक इंसाफ का भी क्या फर्ज है, मैं उनका स्पोक्स पर्सन हूं। तहरीक इंसाफ को बहुत मैंडेट मिला है वहां से, कराची से। आपने बिल्कुल कहा अली जैदी साहब को, उनको कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो अमली तौर पे उन सब लोगों को जाकर उस पानी के अंदर खड़ा होना चाहिए। खा वो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, सिर्फ ट्विटर पे, खा वो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, खा वो MQM के लोग हैं, सबको जाकर अब उन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। अच्छा चले, जिनकी जिम्मेदारी। बसरा साहब एक मिनट जरा फैसला करा लेते हैं। निसार चीमा साहब हैं, इंडिपेंडेंट है इस टाइम पर, मतलब वैसे तो नून लीग से रिलेटेड है, लेकिन इंडिपेंडेंट इस सिचुएशन में, क्योंकि ना उनका ताल्लुक सिंध से है, ना वो वहां रह रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली खबरें उन तक पहुंच रही हैं। निसार चीमा साहब, अच्छा एनू तो जरा बंद करो ना, मैंने सवाल तो करने को। अच्छा निसार चीमा साहब, अब आप मुझे ये बताएं कि मैं और बसरा साहब जो हैं वो मुत्तफिक हैं कि लाहौर से ज्यादा इस मानसून की बारिशों में जो बुरा हाल है वो कराची का है, वो सिंध का है। आपको क्या लगता है? आपके पास भी खबरें आ रही हैं, आप भी फुटेजेस देख रहे हैं, आपके के पास भी लोग आ रहे होंगे, शिकायतें कर रहे होंगे, कहां ज्यादा बुरा हालात है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बंदा सवाल पूछे कि PTI से सवाल पूछे कि लोकल इंतजामिया से सवाल पूछे? जी एक तो आज मेरे लिए बड़ा एक ये खुशगवार हैरत का बायस है कि जनाब बसरा साहब हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, उन्होंने आज पहली दफ़ा बड़ी एक असूली बात की है और बड़ी अच्छी बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि देखें MQM को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए, और ये है कि मुझे यकीन है कि वो अपने वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी कहेंगे कि MQM तो उनकी हलीफ जमात है, कम से कम उनसे कहें, उनके वज़रा से कहें कि आप कौम से माफ़ी मांगें। बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कि अगर कुछ नहीं कर सकते
تو जाके अवाम के साथ तो खड़े हों। देखें ये तीनों स्टेक होल्डर, पीपल्स पार्टी, पीटीआई और एमक्यूएम, देखें ये तीनों को वोट मिले हुए हैं, तीनों को अवाम ने अपनी नुमाइंदगी के लिए चुना हुआ है। तीनों में से कोई भी इस जिम्मेदारी से फरार हासिल नहीं कर सकता, बरी ज़िम्मा नहीं हो सकता। तीनों की जिम्मेदारी है इसको मिल के इसको हल करें। बाकी ये है कि अवाम जो है वहाँ के कराची के बिल्कुल बड़ी मुश्किल में है, एक अजाब सा मुसल्लत है उन पे। देखें बात ये है कि लेकिन मेरा ख्याल है कि बसरा साहब ये भी ज़रूर इत्तेफाक फरमाएंगे, जिस तरह आज बड़ी वो अच्छी बातें कर रहे हैं, असूली बातें कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से केपी में देखें 7 साल से पीटीआई की गवर्नमेंट है और बीआरटी पेशावर जो है जो हुकूमत की नायली और बात इंतजामी का मुँह बोलता सबूत है। मेरा ख्याल है कि बसरा साहब ज़रूर कहेंगे कि इसमें भी जो लोग मुलव्वस हैं उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, उनको भी कटारे में लाना चाहिए। देखें बात यह है कि अवाम का जो दर्द है सबको महसूस करना चाहिए और मुझे खुशी है कि बसरा साहब ने आज अवाम की बात की और अवाम के साथ खड़े होना चाहिए सब स्टेक होल्डर्स को जिन्होंने अवाम से वोट लिए हुए हैं, अपनी जिम्मेदारी उनको अदा करनी चाहिए। अच्छा, अब निसार चीमा साहब मुझे और भी मुद्दे पर बात करनी है, इसको जरा प्लीज आप कंक्लूड कीजिए किसी तरह। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो कराची के अंदर मानसून बारिशों का मसला है वो इनकॉम्पिटेंस है, नेग्लिजेंस है, या फिर जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि बारिश होती है तो पानी आता है और जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, इज इट दैट या फिर नेग्लिजेंस है, इनकॉम्पिटेंस है? इसके ऊपर मैंने आपसे तीसरी पार्टी बन के एनालिसिस चाहा है। देखिए मैं मेरा ख्याल ये विनेश मेरा कहूंगा कि ये तीनों ये देखें तीनों जो हैं, ज़ाहिर है कि पीटीआई को अब हुकूमत मिली है और पीटीआई को अब वोट मिले हैं, इसमें कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी पहले से ये है कि वहाँ हुकूमत में है। एमक्यूएम भी हमेशा किसी न किसी तरह ये कि वन वे और दी अदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर हुकूमत का हिस्सा रही है। ये दोनों जो हैं बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी है और अब पीटीआई भी चूंकि एक मेजर स्टेक होल्डर है, उनको वहाँ से वोट मिले हुए हैं। तीनों पार्टियां जो उनकी जिम्मेदारी है कि अवाम का ये मसला हल करें, इनमें से कोई भी इस जिम्मेदारी से वो जो है वो उसको यानी फरार हासिल नहीं कर सकता, ना इसे बरी ज़िम्मा हो सकता है। चलिए निसार चीमा साहब, ये था आसान सवाल। अब जरा मुश्किल सवाल की तरफ आते हैं और आप इसे आगाज कर लेती हूँ। आप बहुत बुरे फंस गए हैं, मैं शो की बात नहीं कर रही चीमा साहब, मैं इस वक्त एक सिचुएशन की बात कर रही हूँ, एक पॉलिटिकल सिचुएशन की बात कर रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि आप हामी भरते हैं तो फिर भी मरते हैं, अगर आप इनकार करते हैं तो फिर भी मरते हैं। बात मैं कर रही हूँ नैब के हवाले से, जो तरमीम है, जो मजीद क्लॉज नए डालने हैं, जो मजीद नई एडिशन करनी है। लेकिन इतना आइडिया, सवाल वन लाइनर में आपके सामने रखती हूँ, इतना आइडिया तो आप लोग को हो गया होगा निसार चीमा साहब कि नैब खत्म नहीं होने वाला। जी जी अब मैं इसमें मुझे इजाजत है जी गुजारिश करने की। जी जवाब दीजिए। देखिए बेनिश बात यह है कि कोई इदारा हो, कोई महकमा हो, कोई सूबा हो, कोई मुल्क हो, एक मौसर एहतसाब के बगैर, इफेक्टिव अकाउंटेबिलिटी के बगैर कोई निज़ाम नहीं चल सकता। ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन एहतसाब वो हो, अकाउंटेबिलिटी वो हो जो फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, अक्रॉस दी बोर्ड हो। ये मौजूदा एहतसाब वाला जो सिस्टम है, ये एहतसाब के नाम पे इंतकाम ना हो, वन साइडेड ना हो, पॉलिटिकली मोटिवेटेड ना हो, टारगेटेड ना हो। हालत ये है कि अब बाकी हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन पुरानी छोड़ दें जो उन्होंने मियां शहबाज शरीफ को ज़मानत पर रिहा करते हुए कही थी, ऑब्जर्वेशन दी थी कि नैब की एहतसाब के हवाले से पिक एंड चूज पॉलिसी से उसकी बदरीती का इजहार होता है। अब लेटेस्ट जो है आपको पता है बेनिश कि ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक जो हैं उनके केस में जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, जो उन्होंने कहा है कि इसको जनरल इंप्रेशन की बात की उन्होंने कि सियासी मुखालफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने ये कि इसके तर्ज अमल के हवाले से जिक्र करके उन्होंने इंसानी हकूक की पामाली का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नैब ने अपनी इम्पार्शियलिटी और अपनी इमेज को सख्त नुकसान पहुंचाया है, इस तरह की बेशुमार चीज़ें। और उन्होंने कहा जो पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ये इदारा। अब इसके बाद दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो ये कि इसकी कंपोजिशन में बिल्कुल वाज़ेह, ये यकीनन तरमीम जो है वो इस वक्त इट्स नीड ऑफ द आवर, ये वक्त की ज़रूरत है। इसकी कंपोजिशन भी और नैब लॉज भी दोनों को रिव्यू होना चाहिए, दोनों में तरमीम होनी चाहिए। इदारा वो हो जिसके ऊपर कौम का इत्मीनान हो। और ये है कि देखें, दूसरा ये कि बहुत बड़ा एक जो तरमीम मैं सजेस्ट करने लगा हूँ कि देखें जो इस्लामी स्पिरिट है, इस्लामिक लॉ है, एक एस्टेब्लिश लीगल प्रिंसिपल है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, वो ये है कि अगर किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाएगा तो ओनस ऑफ प्रूफ जो है वो जो है प्रोसिक्यूशन के ऊपर है, जो बारे सबूत है वो इस्तगासे के ऊपर है। और अगर ये है कि ये नैब लॉज में होना चाहिए कि अगर किसी का कोई पगड़ी उछालता है, कोई इल्ज़ाम लगाता है, उसको साबित करना पड़ेगा, वरना अगर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाता है तो उसको भी सजा मिलेगी।
اس کو بھی مجرم کردانا جائے چیئرمین نیب کے تب عہدے کی جا کے ایکسٹینشن ہونی سسٹم چاہیے بہتر نثار چیمہ ہوگا. صاحب. بینش میں تو ہر ایکسٹینشن کے خلاف ہوں, آپ کو پتا ہے میں تو ہر ایکسٹینشن کے خلاف ہوں, کیونکہ ایکسٹینشن دینے اور لینے والے کا مفاد ہوتا ہے, ادارے کا مفاد نہیں ہوتا, کیونکہ بے شمار لوگوں کی تلفی ہوتی ہے. بسرا صاحب کو شامل کرنا ہے. بسرا صاحب, یہی تو وہ پوائنٹ ہے جب آپ اپنی نوکری کسی ایک فرد واحد کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور وہ فرد واحد اس کا فیصلہ کرتا ہے کہ آپ نوکری کیسے کریں گے, کتنی دیر تک کریں گے, بڑے برسو جو بھی اس کے SOPs ہوں گے. میرا بالکل جو صحیح اشارہ ہے اور جو میں نے اپنے ابتدائی میں بھی جیسے کہا کہ عمران خان سرکار جو چیئرمین نیب ہے اس کے عہدے کے اندر ایکسٹینشن دینا چاہتی ہے. دس از دا انٹینشن, دس از دا ول جو کہ عمران سرکار چاہتی ہے. تو سر پھر تو بایس آئے گا نا. اگر مجھے پتا ہے کہ میری نوکری اور میری جو تمام تر جاب سیکیورٹی وہ شوکت بسرا صاحب کے ہاتھ میں ہے فار دیٹ میٹر, تو سر میں تو آپ کو فیور کروں گی نا. پھر میری صاحب نے اہم نقطہ اٹھایا. پہلی بات تو چیمہ صاحب نے جو بات کہی ہے میرا اس کے ساتھ اتفاق ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن اور کرپشن ہے. اس کے لیے ہمیں جتنی سخت سے سخت قانون سازی ہو وہ کرنی چاہیے, اور ہمیشہ قوانین میں گنجائش رہتی ہے کہ آپ اس میں قانون سازی کریں اور اس کی بہتر کلازز لے کر آئیں اور کنسنسس سے لے کر آئیں, کیونکہ اس میں احتساب جو ہے وہ ہر کسی کا ہونا چاہیے, ہر ادارے میں ہونا چاہیے. لیکن اس کے لیے میں پھر کہوں دونوں پارٹیوں کو اس بات پہ بھی قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ ایک نیب بنایا تھا پرویز مشرف نے, انڈاؤٹڈلی اس کو جو قانون سازی کی گئی تھی بینش, وہ اس بات کو ذہن میں رکھی گئی تھی پارٹیوں کو توڑنا ہے, ہم نے اس میں لوگوں کو ان کی جو لائلٹیاں خریدنی ہے, لوگوں کو پریشرائز کرنا ہے. لیکن ان دونوں پارٹیوں نے کیا کیا, ان دونوں پارٹیوں کو ایک ایک ٹرم ملی, انہوں نے اس میں کوئی ایک بھی ترمیم نہیں کی دونوں نے. سر آپ ان دونوں پارٹی سے نہیں کنٹینیو کریں, آپ ان دونوں پارٹی سے معافی منگوانے پہ لگے ہوئے ہیں. جو بات جو بات غلط ہو, یہ بڑا پن ہے, آپ اپنی لیڈرشپ بھی دیکھ لیں نا. آپ نے بھی بتایا نہیں سر, آپ اس کو نیب کو نفی کر رہے ہیں پرویز مشرف صاحب سے, سر آپ اپنے چیئرمین اپنی پارٹی کے ہیڈ کو بھی دیکھ لینا سر, آپ کو ان کو بھی چینج کرنا پڑے گا کیونکہ وہ ان کر رہے ہیں, انڈورس کر رہے ہیں, کوئی پرابلم نہیں. جی مکمل کریں نا. میں گزارش صرف یہ کر رہا ہوں کہ ان دونوں, یہ چیئرمین نیب کی بات ہو رہی ہے نا, کن کے کنسنسس سے چیئرمین نیب لگے ہیں, ان دونوں پارٹیوں نے لگایا ہے. اس وقت وہ بہت اچھے تھے, پاک پتر تھے, آنیسٹ تھے, اپ رائٹ, اس لیے لگایا تھا نا کہ جی پاکستان میں سب سے بیسٹ چوائس کی تھی ان لوگوں نے. آج اسی چیئرمین نیب کے اوپر یہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں, ان کے خلاف پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں. اچھا اب آگی آپ کی بات. میں پہلی بات میں ایک بات کہوں, پارلیمنٹ کمیٹی بنی ہوئی ہے, دونوں باقی تمام سٹیک ہولڈرز اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں بہتری لائی جا رہی ہے. میں خود اس بات کے قائل ہوں کہ اس کے اندر ترامیم آنی چاہیے. یہ جو لامحدود اختیارات ہیں کہ آپ کسی کو انکوائری سٹیج پہ بٹھا لیں, غلط ہے. آپ 90 دن کا ریمانڈ دیں, غلط ہے. یہ کوئی بھی قانون سازی آپ کے آئین سے ہٹ کے نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے ہم سب کو اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ, اور انشاءاللہ بہتری آئے گی. اب آپ نے کہا کہ ایکسٹینشن, آئیڈیل یہی بات ہے جو آپ کر رہی ہیں, ایکسٹینشن والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اب اس میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ میں سب سے پہلے تو آپ 2-3 چیزیں دیکھ لیں. حکومت یہ کرنا چاہ رہی ہے. اچھا میری بات سن, نہیں میں یہاں بھی بتا دوں, نہیں کرنا چاہ رہی. یہ غلط بات چل رہی ہے, یہ غلط پرسیپشن ہے. کس نے اڑائی ہے, کس نے کہا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب جو چیئرمین نیب لگے, تمام پارٹیاں اکٹھے بیٹھ کے ہم لگائیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی, حالانکہ پھر میں کہہ رہا ہوں اس وقت بھی ان دونوں پارٹیوں نے لگایا تھا, ہم نے نہیں لگایا تھا. 99.9% کیسز ان دونوں پارٹیوں کو بنائے ہوئے ہیں, ہم نے نہیں بنائے ہیں. چلیں اس بات کو چھوڑتے ہم آگے بڑھنا ہے ہم نے, کیونکہ جب تک آپ کرپٹ لوگوں کو نہیں پکڑیں گے, پاکستان کا بینشاد جو حال ہوا ہے نا, وہ یہ 32,000 ارب کے جو قرضے ہیں, جو ہر پیدا ہونے والا بچہ 1.5 لاکھ کا مقروض ہے, تمام پاکستان گروی رکھ کے قرضے لیے گئے ہیں. اور سب سے بڑھ کر جو ہم ایلیٹ ہیں, جو سیاستدان ہیں یا اداروں میں اور لوگ ہیں, وہ خود امیر سے امیر تر ہو گئے ہیں, پاکستان غریب سے غریب تر ہو گیا ہے. اس کا مطلب سمجھنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں یہ بات ہے کہ چور نہیں پکڑا جاتا. اور پاکستان میں سب سے بڑی جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ جو جتنا طاقتور ہے, جو جتنا امیر ہے, اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے, آج بھی نہیں ہے. کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں ہے, میں اب مانتا ہوں, کیونکہ مافیاز آج بھی اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, آج بھی وہاں پر ان کے پروردہ لوگ ہیں. ہم سب لوگوں کو پوائنٹ سکورنگ کی بجائے چیمہ صاحب بڑا دل کر کے آئیں. حکومت میں تو نہیں ہے نا, کیا کہہ رہے ہیں, حکومت میں تو نہیں ہے نا. اچھے برے لوگ میں جب بولتا ہوں ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, حکومت میں بھی کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہوتے. میں پھر کہہ رہا ہوں, آپ جو اگر حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں, اگر وہ کس نے کرپشن کی ہے, لوٹ مار کی ہے, ان کی بھی وہی سزا ہونی چاہیے جو کسی دوسرے کی سزا ہے.
ये क्या बात हुई कि अगर आप आई हुकूमत के- अप्रिशिएट दिस ऑन दिस नोट कि जी आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अच्छे बुरे लोग हर जगह पे हैं, हुकूमत में भी कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं। एनीवेज जी, आजिज डामरा साहब हमारे साथ हैं, निसार चीमा साहब हैं, शौकत बसरा साहब हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डायरेक्टली पीपल्स पार्टी की तरफ जाएंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। वेरी प्रेस्टिजियस एंड डायनामिक आजिज डामरा साहब, निसार चीमा साहब, शौकत बसरा साहब अपनी पॉलिटिकल रिस्पेक्टिव पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आजिज डामरा साहब आप मेरे साथ है, फोन पर बने हुए, मैं आपसे सवाल कर सकती हूँ सर? जी जी जी। ऑल राइट सर, अयाज सादिक साहब को मैंने सुना, वो बोल रहे थे कि जी मुत्तहिदा अपोजिशन चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की हिमायत नहीं करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिहाफ पे भी वो बोल रहे हैं, लेकिन आई वांट टू हियर इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। आप कहाँ खड़े हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले में कहाँ खड़ी है? थोड़ा सा जो पहले आपने बात की थी कराची के हवाले से, जो बसरा साहब ने भी बात की, बारिश बिल्कुल आई थी, उसमें गाड़ियां बहती हुई नजर आई थी। मैंने कहा कि तरक्की याफ्ता ममालिक में भी ऐसा होता है, मगर कराची के अवाम का एक और भी इशू है जो डायरेक्ट पीटीआई से कनेक्ट है, वो है लोड शेडिंग का। और जब लोड शेडिंग होती है तो इन इलाकों के अंदर मशीनें नहीं चलती और नतीजतन पानी जो है वो निकलने में बड़ा इशू है। पानी पीने का भी इशू है, वो डायरेक्ट लोड शेडिंग का ताल्लुक है। असद उमर आए थे, उन्होंने कहा था कि कल से लोड शेडिंग नहीं होगी, बल्कि उससे भी ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है। तो ये नोट कर दे बसरा साहब इस बात को, कराची के अवाम के हवाले से ये भी बड़ी एक डेवलपमेंट है। मैं चीमा साहब की बात की हिमायत करता हूँ कि तीनों पार्टियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही तो हम कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तीनों की है, मगर तनकीद का सामना सिर्फ पीपल्स पार्टी को है। मैं इस बात को यहाँ खत्म कर देता हूँ। आपने जो बात की अभी नेट पे बसरा साहब बात कर रहे थे, देखिए बातें करने की हद तक मुझे तो कहा कि मुझे बड़ा रहम आता है पीटीआई के उन दोस्तों को जो शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक टॉक शो में आते हैं। तो जो टॉक शो की पीटीआई है उस पर तो बड़ा रहम आता है, उनकी बातें भी बड़ी आइडियोलॉजिकल होती हैं, कि जबरदस्त बातें। देखें, नेब के हवाले से मैं ये बात करना चाहता हूँ कि नेब तो भाई आपको अच्छी लगती थी, आप कहते हैं कि नेब के खिलाफ ये जो चोर और डाकू शोर करते हैं, तो आपको ये कैसे लगा कि आपने एक ऑर्डिनेंस लेके आए थे आप नेब के हवाले से? वो मिनिस्टर साहब ने कराची में खड़े होकर जो कहा था कि नेब की वजह से मेरे दोस्त को तकलीफ होती है, मेरे दोस्तों को तकलीफ होती है, उनका घेरा तंग होता है। वो कौन से दोस्त है? आप तो आपके बड़े दाई हैं, बड़े हामी हैं, तो आपको तो नेब अच्छी रखनी चाहिए। इस्तेमाल के लिए नेब का किससे पूछ के लाए थे, किससे आपने कंसल्ट किया था? बाकी अच्छा, आजिज डामरा साहब आपकी ऑडियो में डिस्टॉर्शन, आई ट्राई कि मैं आपको दोबारा फोन मिलाऊं। जरा आजिज भाई को जरा दोबारा प्लीज कॉल मिला लीजिए ताकि इनका मौकफ मैं सुन सकूं। बसरा साहब मीनवाइल जरा आप जरा कमेंट कीजिए ये जो 2-3 बातें जो आजिज भाई ने की। एक फिक्र मैं लोड शेडिंग के हवाले से बात की जी। शायद ये भूल गए कि लोड शेडिंग का ये जो एक प्राइवेट कंपनी को टेंडर उसको वो चला रही है, तरीके इंसाफ ने उसको टेंडर नहीं दिया हुआ, ना ही उनको इनके जमाने में इस कंपनी ने ठेका दिया था। इन्हीं के हुआ तो परवेज मुशर्रफ के दौर में था, भाई आप लोग 4-4 बारियां लिए, आप लोग उसको कैंसिल कर देते उसको। अब दूसरी बात देखें, दामरा साहब की महफिल में गुजारिश करूं, ये कहते हैं कि इन्होंने किया, क्या आप लोग नहीं कहते ये काला कानून है? आप ये नहीं कहते कि ये इसके अंदर बहुत सारे नकाइस हैं? और फिर मैं दोबारा फिर कहता हूँ, हर इदारे के अंदर दामड़ा साहब, चीमा साहब, हम सब लोग मुतफिक हैं, अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं, और एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। जब तक हम लोग नाम लेकर बात नहीं करेंगे ना, अगर हम स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देंगे ना, उससे फायदा नहीं होगा। आप बात करें कि फलां आदमी है, वो करप्ट है, बदयानत है, राशि है, उसने गलत इन्वेस्टिगेशन की है, तो बात बननी चाहिए। फिर इस बातों को आगे लेके फिर मैं कहता हूं कि अगर आप भी समझते हैं कि करप्शन 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 सबसे बड़ा मसला है, तो मेरे भाई फिर इशू क्या है? आए सब बैठते हैं, ऐसे कवानीन बनाते हैं जिससे ये ताकतवर, ये पैसे वाले, ये चोर डाकू ना बच सके। हम तो इसके लिए आपको बार बार कह रहे हैं कि फ्लोर हाजिर है, पार्लियामानी कमेटी बनी हुई है, तमाम पार्टियां संजीदगी के साथ, अगर हमने उसमें तब्दीली ना करनी होती, बीनेश देखे ना हुआ क्या, नैब ने अपने बाउंड्री से निकल के खेलना शुरू कर दिया, कारोबारियों को पकड़ना शुरू कर दिया, उनको पकड़ना शुरू कर दिया, सरकारी मुलाजमिन, उनका डोमेन ही नहीं है। उनका डोमेन ये था कि आपने जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं उन्होंने अगर को मिस आज आपने शुगर मिल्स के उनका कह दिया कि भाई उनके ओनर्स के खिलाफ जितने भी मामला आते हैं उनको देखें, वो क्या कारोबारी लोग नहीं है? मैं बताता हूँ, नहीं, यहाँ करेक्ट कर लें अपने आप को। वहां ये हुआ है, वहां जब हमने कमेटी बनाई, फोरेंसिक रिपोर्ट आई, सारा कुछ पब्लिक, उसमें यह है कि जो मुतलका डिपार्टमेंट्स हैं
SCCP को मैंने इन्वॉल्व किया है, हमने FIU को इन्वॉल्व किया है, हमने NAB को इन्वॉल्व किया है। जिसका डोमेन है वो उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। आपको तो शाबाश देनी चाहिए कि पाकिस्तान की तारीख में हमेशा ये होता था कि जब कोई कमीशन बनता था, जब कोई कमेटी बनती थी, बस उसमें मट्टी डाल दी आपने जाती सर थी। अभी आपने कहा कि कारोबारी लोगों को छेड़ना नहीं चाहिए, नैब जो है मैंडेट से बाहर निकल गया है, वो FPR का काम है, दिनेश, वो FPR का काम अभी है। और फिर आप दूसरी तरफ जो है वो कारोबारी, ये भी तो कारोबारी लोग हैं ना। फिर मैं वही कह रहा आपने हूं। खत लिखा फिर मैं है, आपने नैब को खत लिखा है कि शुगर मिल्स के ओनर्स के जो माली मामलात हैं उनको देखें। हुकूमत ने स्टेट बैंक को ये हुक्म दिया है, That's मतलब the point. आप हाँ तो अब सर आप- फिर देखिए, आप आप दूसरी फिर तरफ रिलेट आप कर अपना लें। आर्ग्यूमेंट इसके दिनेश- ऊपर बेस कर रहे हैं। दिनेश, आपकी हो सकता है मैं समझाने में कामयाब, मैं फिर आपको कह रहा हूं FIA, स्टेट बैंक, SCCP, FIA, NAB, तमाम इदारों को जिस जिसकी डोमेन है उनको रेफर किए गए हैं कि आप अपने अपने एंड पे उनके खिलाफ जो आपकी डोमेन बनती है कार्रवाई करें। यहां तो मैं कह रहा हूं ये तारीखी मौका है। कभी बिनीश बताएं, कभी पता चला था कि चीनी की कीमतें कौन तय करता है, किस तरह चीनी की कीमतें बढ़ती हैं। अब हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है इस चीनी माफिया को, आटा माफिया को, ये ठीक है। सीमेंट माफिया आजिज जामरा साहब। को नीचे लेके आना है कीमतों को। अच्छा मुझे एक मिनट, रेट कब कम हो रहे हैं ये बता दें, मैं आजिज जामरा साहब के पास जाऊं, उनका मौका मैं यही बात मैंने खुद उठाई है। जी जी प्राइम मिनिस्टर का और हमारी हुकूमत का सबसे बड़ा इम्तिहान है कि इसका जो सही रेट है जो जाके 60 से 70 के दरमियान बनता है। बसरा वहाँ साहब आप चीनी- हुकूमत में हैं, आपने बात रेज नहीं करनी, आपने दिनेश, कीमतें कम करानी मैं है। बताता हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, आप इस बात की तारीफ करें कि हम ओन कर रहे हैं। क्या माजी में ऐसे कभी हुआ था? हम कोशिश करनी है कि वो माफिया जो कीमतों को नहीं तय नहीं करते सर, पर हैं। इससे पहले ना इस तरह की महंगाई हुई, ना 100 रुपए किलो चीनी हुई, ना इस तरह के रेट्स थे, ना आवाम की दस्तरस से ये बुनियादी अशिया नहीं, दूर यहाँ थी। correct फिर करा मैंने। और सर चीनी की कीमत आपको याद है कि ओन करने से कुछ नहीं होगा ना, पैसे कम होंगे तो आवाम को फायदा चीनी होगा। की कीमत 120 रुपए किस मुल्क में थी? क्या नून लीग के दौर में हुई? मैं फिर आपको कह रहा हूं कि यही जो माफियाज हैं जिनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, वो जखीरा अंदोजी करते हैं, उसके लिए हमने कानून साजी की है कि जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई करें। ये जो खुद रेट तय करती है शुगर माफिया, उनको ना करने दे, गवर्नमेंट ये काम करे तो सब चीजों पे निसार काम हो चीमा रहा है। साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जी पार्लिमानी कमेटी की तो कोई हैसियत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि भाई आपके दौर में खुद जो चीनी की प्राइसेस हैं वो 120 तक टच की हैं, तो फिर तो सर आप एवं इनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, ये तो फिर भी हालात बेहतर हैं। 100 रुपए व्हाट हैपेंड जी। और सबसे ज्यादा सब्सिडी भी इनके दौर में थी 27 अरब की। जी 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 मैंने ये फरमाए, आपको पता है जब हमने इक़्तिदार हैंड ओवर किया उस वक्त चीनी 50 रुपए किलो थी, अब डबल हो गई। आप देखें पेट्रोल जो जिस रेट पे था उस वक्त उससे डबल हो गया। देख लें, अंदाज़ा कर लें कि हर चीज़, बिजली की कीमत देखें, गैस की कीमत देखें, कोई आप शायद खुर्दनोश में से कोई चीज़ देख लें, महंगाई का तो एक तूफान आया हुआ है। गरीब आदमी जो है वो तो उसका जीना मुश्किल हो गया है। देखिए बात ये है, बात नैब की हो रही थी, मैं फिर गुजारिश करूंगा कि काश के ये, मैं समझता हूं कि शौकत बसरा साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि ये अपनी हदूद से निकल गए थे। किसी अदारे को भी अपनी आईनी हदूद से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बात है, बुनियादी बात है मुल्क और कौम के मफाद में कि किसी अदारे को अपनी आईनी हदूद से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। नैब की हालत ये है कि देखें मालम जब्बा हो, पेशावर का BRT हो, देखें बिलियन ट्रीज स्कैंडल हो, ये शुगर माफिया हो, आटा माफिया हो, उसके बाद रिसेंटली बेनिश देखें, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हफीज शेख साहब को लेटर लिखा है कि इन्होंने ये FBR के साबिक चेयरमैन शबर जैदी साहब, उन्होंने अपनी 6 कंपनियों को, 6 अपनी फेवरेट कंपनियों को नाजायज मुनाफा पहुंचाया है। कितना? 16 अरब रुपए का, 16 अरब रुपए का नाजायज मुनाफा उन्होंने पहुंचाया है अपनी 6 फेवरेट कंपनियों को। ये हालत है, कोई पूछने वाला नहीं है। मुझे ये बताइए कि शुगर माफिया के खिलाफ इस तरह की अगर रिपोर्ट आती, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल अगर इस तरह की रिपोर्ट अपोजिशन लीडरशिप के बारे में लिखती, कोई और इस तरह के हमारे लोग मुलव्वस होते BRT पेशावर में, मालम जबा जैसे केस में, अब तक गिरफ्तार ना होते। ये नैब का तर्ज अमल आपके सामने है, किस तरह का ये है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है। देखें किस तरह का वन साइडेड है, किस तरह पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इस तरह का इदारा जो है, जिस तरह मैंने कहा कि इसकी कंपोजिशन जो है वो भी ये है कि बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल हो चुकी है, और नैब लॉज में रिव्यू होना चाहिए, कंपोजिशन भी और नैब लॉज भी दोनों। जी आजिज जामरा साहब अपनी बात मुकम्मल भी कर लें, और जो बसरा साहब ने जो रेस किए हैं चीज़ें जिसके ऊपर उनको अप्रिसिएशन देनी चाहिए, द प्राइस ऑफ चीनी, और जिस तरीके से FBR जो बाकी कंसर्न डिपार्टमेंट्स को इनिशिएटिव्स देने का कह रहे हैं, जहां पे तारीफ बनती है वहां पर तो उनको ड्यू तारीफ दीजिए।
ओके, आई थिंक सो द लाइन इज कट। जी निसार चीमा साहब, ये जो सारी बातें आप कर रहे हैं, मैं फिर से आपके सामने सवाल रखूंगी कि तरमीम होनी चाहिए सब कुछ, लेकिन इसके बावजूद नैब खत्म नहीं होने जा रहा और जो तरमीम भी होती हुई अभी दिखाई दे रही हैं वो कहीं ना कहीं आपके मुसव्वदे में और हुकूमत के मुसव्वदे में जमीन आसमान का फर्क है। जी सर, बेनिश्त गुजारिश ये है, मैंने पहले भी कहा कि इफेक्टिव अकाउंटेबिलिटी का एक रिलायबल डिपेंडेबल एक ऐसा इदारा होना चाहिए जिसके ऊपर कौम को एतमाद हो। Agreed. और Very लॉज true. भी ऐसे होने चाहिए जिसमें यह है कि किसी को इजाजत ना हो कि जिसकी चाहे शरीफ आदमी की पगड़ी उछालता रहे। अगर कोई गलत इल्जाम लगाएगा या साबित करे या उसको भी कटहरे में खड़ा किया जाए और उसको भी सजा दी जाए। गलत इल्जाम लगाना जो है ये भी उसको भी बहुत बड़ा जुर्म समझा जाए और ऐसे मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए। ये उसमें मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरी है। आइंदा जो भी इदारा हो अकाउंटेबिलिटी का, जो भी उसका नाम हो, लेकिन यह कि उसकी कंपोजिशन भी ऐसी हो कि कौम का एतमाद हो और लॉज भी ऐसे हो कि किसी के ऊपर झूठे इल्जाम लगा के उसको यह है कि बदनाम करने का मौका ना मिले। और अगर कोई ऐसा करे ठीक है, मुझे पहले आजिज भाई के साथ कनेक्ट करना है, वो काफी देर से उनका मौकफ मैं सुनना चाहती हूँ। जी आजिज भाई, एक तो अपनी पिछली बात मुकम्मल कर लीजिए और जहाँ पे जो ड्यू क्रेडिट बनता है हुकूमत को देने का वो तो दे दीजिए। लेकिन मैं यही बात कह रहा था कि मैं मिसाल देना चाह रहा था शेख खुर्शीद अहमद शाह साहब, वो 10 माह से गिरफ्तार है और इंक्वायरी चल रही है। अभी तक रेफरेंस दाखिल नहीं हुआ मगर कैद जरूरी है। और हाई कोर्ट ने जब जमानत दी तो नेब साहिबा जो है वो पहुंच गई कि नहीं जनाब हम तो रेफरेंस दायर कर रहे हैं और जाहिर है जमानत नहीं दी जाए। अदालत ने कहा ठीक है जी, अगर आपका रेफरेंस तैयार है तो आप दाखिल कर दें। अभी तक मैं आज उसकी अयादत सखर में करके वापस आ रहा हूँ, अभी तक उनके ऊपर 500 बिलियन का इल्जाम है और ये रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ। आपके चैनल की तरफ से चैलेंज देना चाहता हूँ मैं इनको कि अगर 500 बिलियन में से एक केस भी खुर्शीद अहमद शाह के ऊपर साबित हो जाए वो सियासत से दस्तबरदार हो जाएंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप उसको जिंदगी भर कोई जमानत नहीं देना, वो केस काटने के लिए तैयार है अगर कोई तो इंसाफ होगा। अच्छा, उसके अगला मैं मिसाल यूं देना चाहता हूँ कि अलीम खान भी ने गिरफ्तार किया था और वो जमानत पे आजाद हुआ। जिसके अपोजिशन के लीडर के खिलाफ अगर एहतसाब अदालत से कोई जमानत होती है तो नेब पहुंच जाती है अगली अदालत में और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक उसका पीछा करती है कि जमानत रिजेक्ट करें। अलीम खान जब रिहा हुए तो 3 महीने का टाइम होता है कि आप अपील कर सकते हैं इस फैसले के खिलाफ। क्या नेब ने, मैं शौकत बसरा साहब से पूछना चाहता हूं कि इनकी दोस्त नेब ने क्या अलीम खान के खिलाफ कोई अपील दाखिल की थी? 1 साल हो गया उसको, वो टाइम भी खत्म हो गया। तो ये डबल स्टैंडर्ड कि आप उसने चेयरमैन के हवाले से कहें कि इन्होंने रखा, हमने तो जनरल जिया को भी रखा, उसने भुट्टो साहब को फांसी दे दी। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आपको ये नेब में कानून में तब्दीली के लिए क्या जरूरत महसूस हुई और आपको ये भी कैसे जरूरत महसूस हुई कि आप अपोजिशन से बात कर रहे हैं, आप इससे हाथ मिलाने के लिए भी तैयार नहीं है। मैं अगेन कहना चाहता हूँ कि कलपोशन के हवाले से जो ऑर्डिनेंस आया, आप तो उससे भी नेब से बात करने के लिए तैयार नहीं थे, तो नेब के हवाले से कैसे आपको ये ख्याल आया कि इनसे बात करें, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मेरे दोस्तों का घेरा तंग है, इसलिए आप नैब के लिए शौकत बसरा साहब आपको कैसे ख्याल आया कि बात करें, ये जो बात आजिज डामरा साहब कर रहे हैं? अच्छा, मुझे फिर डामरा साहब एतमाम हुज्जत है या जेन्युइनली यू नीड द ऑपोजिशन टू टॉक अबाउट इट? इनकी कंफ्यूजन समझूं, इनकी मैं क्या कहूं कि आपको अभी कहा काला कानून, कौन कहता है इसको? कौन कहता है कि ये जो नैब है इसको खत्म हो जाना चाहिए? कौन कह रहा है? दोनों पार्टी कह रही है ना। अच्छा, हम क्या कह रहे हैं? जो बात चीमा साहब ने कही है वो उस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि हम सब लोगों को ऐसे कवानीन बनाने चाहिए जिससे सख्त से सख्त जो लोग जो चोरी कर रहे हैं, जो करप्शन कर रहे हैं, जो कमीशन खा रहे हैं, एक मिनट दामरा साहब कर लीजिएगा बात। नहीं, मैं दामरा साहब बात कर लीजिएगा। आपकी बात को सही करार दे रहा हूँ, मैं आपकी बात को सही करार दे रहा हूँ। ये बात अब कैसे समझ में आई जब हम अच्छा, मैं बताता हूँ, बात करते तो मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ। ठीक है, चले देर से अच्छा, अगर फर्ज करें, अगर फर्ज करें हम कहते हैं कि नहीं करते तो आप ना करें। हम तो कहते हैं कि जो कवानीन पर चलते रहे। भाई आप लोग की बार बार जब ये पॉइंट स्कोरिंग ना करें, या तो इस तरफ खड़े हो या उस तरफ खड़े हो। और दूसरी बात देखिए, चीमा साहब ने एक बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया, वो क्या है कि हमें फर्ज करें रिलीफ किसको दिलवा रहे हैं? क्या चीज रिलीफ किसको आप बता दें? अगर कोई रिलीफ किसको मिल रहा है तो बता दें। और दूसरी बात मैं आप कहूंगा,
आपने भी अलीम खान साहब की मुतल्लिक बात की, आपका ये फर्ज बनता है कि कुछ काम भी कर लिया करें ना। अगर आप ये समझते हैं कि नैब ने अलीम खान साहब को रिलीफ दिया है या तहरीक इंसाफ के लोगों को रिलीफ दे रही है, तो आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तारीफ जो फैसले हक में आते हैं उनको बड़ी करते हैं, जाए ले जाए ना, कल फर्ज अदा करें, सिंध हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे सिंध के लोग हैं उनके खिलाफ ये करप्शन के सबूत है, तो ये सिर्फ अमली काम किया करें, बातें करने की हद तक नहीं। दूसरी बात, बिल्कुल ये कानून साजी बिनिश होनी चाहिए कि अगर नैब में गलत केस बनाया जाता है, किसी की इज्जत उछाली जाती है, और कल हालांकि ज़ाब्ता फौजदारी में 182 है कि अगर पर्चा खारिज होता है या कल अदालत से बरी होता है तो उसके ऊपर लगता है वो, यहां पर भी ये होना चाहिए कि अगर जो एहतसाब का हम कानून बनाते हैं, अगर उसको कोई मिस यूज करता है, गलत चीजें बनाता है, उनके खिलाफ भी वही सजा होनी चाहिए जो सजा मुलजम के खिलाफ हो, तभी जाके ये निज़ाम बेहतर होगा। मैं फिर कह रहा हूं, हमें नेशनल असेंबली का इजलास हो रहे हैं, तमाम पार्लियामानी पार्टियों के लोग मौजूद हैं, आप लोगों ने अगर ये काम नहीं किया, हालांकि आप बार बार ये कहते रहे कि हम करना चाहते थे, नून लीग ने हमें नहीं करने दिया, आप तमाम अपने बयान निकाल लें कि नून लीग ने हमें ये कानून नहीं बदलने दिया। हम कहते हैं कि आप दोनों ने नहीं बदला, और फिर जब नून लीग बदलना चाहती थी तो पीपल्स पार्टी ने उनके साथ दिया। हम कहते हैं कि अब आप दोनों आ जाएं, आए हमारे साथ बैठे, टीवी पे भी इस पे डिबेट करें, पार्लियामेंट पे डिबेट करें, जो बेहतरीन कानून साजी है। पाकिस्तान में अगर हमने करप्शन को खत्म कर लिया, हमने चोरों डाकुओं को पकड़ लिया, ताकतवर लोगों को और पैसे वाले लोगों को हमने कानून के अंडर ले आए, तो मैं समझता हूं हालात बेहतर हो जाएंगे। यहाँ पे तो खौफ ही नहीं है, जिसके पास पैसा ज्यादा है, जिसके पास ताकत ज्यादा है, वो कहता है मेरा क्या बिगड़ना है, मैं जब जेल में भी जाऊंगा मुझे फर्स्ट क्लास आइश मिलेगी, कोई इशू नहीं है, बी क्लास मिलेगी, मुझे टीवी मिलेगा, मुझे एसी मिले। इसके लिए हम सब लोग, मैं फिर कह रहा हूं, आज हम हुकूमत में, कल हम अपोजिशन में भी होंगे, आइए सब मिलकर हम इसको कानून साजी करें। जो अभी बत्रा साहब बातें कर रहे हैं ना, मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड पे रखते हैं, जो बत्रा साहब बातें कर रहे हैं, जिस अंदाज में कर रहे हैं और जो पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, इनका फ्यूचर पीटीआई में नहीं लग रहा मुझे, पहली बात। और दूसरी बात, चंगी गाल करा तो फ्यूचर कोई नहीं। एक देखें, एक एक्शन होते हैं जो उसको नेब ने टेकअप करना है, नेब को उठाना है, दूसरे ऐसे एक्शन होते हैं जिसको हुकूमत डायरेक्टली एक्शन ले सकती है। मिसाल के तौर पर जब दवाइयां 400% बढ़ी थी तो आपने वजीर को हटा के पार्लियामानी ओहदा दे दिया, अब भी आपने 10% दवाइयां बढ़ाई, तो उस वजीर ने क्या गलत काम किया था? उसको तो ज्यादा इनाम मिलना चाहिए था। आपने 10% कम करने के बजाय आप 10% और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तो उसने बढ़ाई तो उसने आपको, उन्होंने काबीना में आपने निकाल दिया। और दूसरी बात, ये 25 रुपए 26 रुपए जो आपने ओगरा को बाईपास करके पेट्रोल बढ़ाया, ये कैसे बढ़ाया? नेब अगर एक्शन नहीं लेती, एज ए प्राइम मिनिस्टर ले ले। और जो आपने कमीशन बना के 2 साल में एक ही तीर मारा है ना, वो कमीशन आपने बना दी, चलो एक हार मेरी तरफ से आपके गले में पहुंच गया, मैं आपको मुबारक भी दे रहा हूँ ऑन एयर प्रोग्राम में, मगर कार्रवाई कहाँ है? मैं तो कह रहा हूँ इस सारे मामले के पीपल्स पार्टी ने तो मुबारकबाद दे दी। सारे मामले के फिनिश, इस सारे मामले के पीछे जो इंचार्ज वजीर हैं कामर्स के, वो है। आप गूगल पे सर्च करें, दामना साहब, ऑन अ लाइटर नोट, अगर कल नून लीग नहीं मानी थी ना कि उन्होंने कानून साजी बेहतर नहीं की थी, आइए छोड़िए इन बातों को, बैठे, पार्लियामेंट का इजलास हो रहा है। This shouldn't be on the lighter note, Basra साहब. This comment shouldn't be on the lighter note. आप कह रहे हो on the lighter note, अगर नून लीग नहीं मानी, नून लीग नहीं मानी ना, हम कह रहे क्या बनाए। निसार चीमा साहब, भाई एक हार आ गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बसरा साहब के गले में, आप कुछ क्रेडिट देना चाहते हैं इनको? नहीं, चीमा साहब मैं बिल्कुल क्रेडिट देता हूँ, एक मिनट चीमा साहब, बड़ी असूली बातें की हैं, और मेरी गुजारिश ये है, जी डामरा साहब मुकम्मल करें। चीमा साहब माजरत, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आपके प्रोग्राम में ये बता दें कि जो कमीशन पे ये भंगड़े डाल रहे हैं, तो वो जो इंचार्ज वजीर ऑफ कॉमर्स है पाकिस्तान के, जिसके फैसले के हवाले से चीनी एक्सपोर्ट हुई, मार्केट से गायब हुई, महंगी हुई, सब्सिडी मिली, तो मेन जो मोर्चा है आपका वो है इंचार्ज कॉमर्स वजीर, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? नहीं, कमीशन में उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं आई, उनको गिल्टी डिक्लेयर नहीं किया कमीशन ने। अगर आप कहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, आपके पास सबूत है, तो दोबारा कमीशन में चले जाइए या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चले जाइए। इंचार्ज कॉमर्स वजीर कौन है? भाई मैं तो बात असूली कर रहा हूँ ना, एक कमीशन बना था, उसमें आप लोग भी पेश हुए, हम लोग भी पेश हुए। अगर आप समझते हैं कि कमीशन ने उनको वो वजीर कौन है? मुझे चीमा साहब के पास जाना है। जी चीमा साहब, लास्ट 2 मिनट्स फॉर यू सर। जी बेनिश, मैं बिल्कुल इकरार करता हूँ, एतराफ़ करता हूँ, और बस्सा साहब की बात सही है कि जब हमें मौका मिला मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को, तो हमने ये नैब लॉज में तरामीम नहीं की जो जरूरी होनी चाहिए थी। बहुत जबरदस्त, मैं समझता हूँ ये हमारी गलती को मानने वाला बड़ा बंदा होता है।
बड़ा दूसरी बदलाव बात जो है वो ये है कि मैं उनको भी ये वार्न करना चाहता हूँ, बसरा साहब को, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, जब वो कहते हैं ना कि ऐसे लॉज बनने चाहिए कि कोई करप्ट आदमी बच ना सके, तो देखें मौजूदा कैबिनेट जो पीटीआई गवर्नमेंट की है, फेडरल कैबिनेट, उसमें से बेशतर लोग जो बैठे हुए हैं उन्होंने आपके खिलाफ हो जाने कि भाई आप हमारे हो जाएं, पीछे क्यों पड़े हुए पकड़े हैं? जाएं। देखें बात ये है कि बिलाशुबा लॉज ऐसे बनने चाहिए कि कोई करप्ट आदमी बच ना सके और कोई बेगुनाह आदमी जो है उसको कोई बदनाम ना कर सके, उसके खिलाफ इस तरह झूठे कोई केस ना बना सके। आपको सलूट है ये बात, और करें उसको पार्लियामेंट में कानून कटहरे में साजी। खड़ा किया जाए और उसको सजा मिलनी चाहिए। चलिए जी, लेट्स सर, सी ये व्हाट सारी हैपेंस काबीना टुमारो। जेल में होगी, सीमा साहब, सारी काबीना जेल में होगी। ऑल राइट, चलिए जी, आज के लिए इतना ही। तीनों पैनलिस्ट को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। शौकत बसर साहब, निसार चीमा साहब, आजिज डामरा साहब ने हमें ज्वाइन किया। सब कुछ ठीक रहा, वक्त ने इजाजत दी, तो इंशाल्लाह ताला टुमारो यानी कल सेम टाइम सेम चैनल ऑब्वियसली विद डिफरेंट पैनलिस्ट आपसे मुलाकात होगी। मीनवाइल आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।